सीतापुर नामक गांव में किरण नाम की लड़की रहती थी। किरण के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची किरण से घर का सारा काम करवाते थे। इतना काम करने के बाद भी किरण की चाची उसको खाना नहीं देती थी, जिस वजह से अक्सर किरण बिना कुछ खाए ही सो जाती थी। किरण को चित्र बनाने का बहुत शौक था, तो वो जमीन पर ही लकड़ी से चित्र बनाती थी, जिस वजह से उसकी चाची उसको मारती थी और बोलती थी, तुझे बस ये फालतू के काम करने होते हैं। घर के काम में तो तेरा मन नहीं लगता, इन सब चीजों में लगा रहता है बस। रोते हुए, चाची जी, मैंने तो सारे काम कर लिए जो आपने बताए, फिर भी आप क्यों मुझे मारती हो? थप्पड़ मारती है और बोलती है, नालायक, मुझसे जबान चलाती है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, मर यहीं भूखी। अगले दिन सुबह चाची किरण को गर्म पानी करने को बोलती है। किरण कर देती है और चाची को बोलकर बाथरूम चली जाती है। चाची भूल जाती है और अपनी गलती से अपने ऊपर वो पानी गिरा लेती है और गुस्से में किरण को बोलती है, मुझे जलाकर मारना चाहती है तू? नहीं चाची जी, मैंने आपको बताया था ना कि पानी गर्म है। चाची वो बचा हुआ पानी किरण पर डाल देती है। किरण जल जाती है। कुछ दिन बाद किरण बाहर खेल रही होती है और एक लड़की उसको जानकर धक्का मारती है और किरण को चोट आ जाती है। वो अपनी चाची को उस लड़की की गलती बताती है, पर चाची उसको ही डांटती है। क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की? घर का काम तो करती नहीं, आवारागर्दी करवा लो तुझसे। किरण बहुत रोती है और रोते रोते वो फिर से चित्र बनाने लगती है। जैसे ही चित्र पूरा हो जाता है, किरण के आंसू उस चित्र पर पड़ते हैं, जिससे एक परी प्रकट होती है। किरण बहुत डर जाती है, पर रोते हुए किरण को देखकर परी पूछती है, क्या हुआ किरण, क्यों रो रही हो तुम? कौन हो आप और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं एक परी हूँ, परी लोक से आई हूँ। तुम्हारे आंसुओं की वजह से मैं इस धरती पर प्रकट हुई हूँ। मेरे आंसुओं से? आप सचमुच की परी हैं क्या? हाँ, मैं सच में परी हूँ और जो भी बच्चे सच्चे मन से भगवान से मदद मांगते हैं, उनके लिए भगवान हमें धरती पर भेज देते हैं। वैसे तुम रो क्यों रही थी? मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और चाचा चाची मुझसे प्यार नहीं करते। सारा काम करने के बाद भी वो मुझे समय पर खाना नहीं देते। तुम चिंता मत करो अब किरण, मैं तुमको एक जादुई पेंसिल देती हूँ, जिसके बाद तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। मैं इस पेंसिल से क्या करूँगी? अब तो मैं पेन इस्तेमाल करती हूँ। हंसते हुए, किरण, तुम्हें चित्र बनाने का शौक है और ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो भी चित्र बनाओगी वो सच में प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने। खुशी से बोलती है। सच बोल रही हो आप? हाँ, सच बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये सिर्फ मदद के लिए है, तुम्हारे और गरीबों के लिए। परी वहाँ से ये बोलकर चली जाती है। किरण पेंसिल को इस्तेमाल करना चाहती थी, तो वो पेंसिल से एक चॉकलेट बनाती है और कुछ समय बाद चॉकलेट सच में उसके सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर किरण बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने लिए खाना बनाती है। कुछ समय बाद वो भी प्रकट हो जाता है। उसके बाद अपने लिए कपड़े बनाती है, वो भी प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद किरण गांव वालों की भी मदद करने लगी और सब गांव वाले उसको बहुत पसंद करने लगे। चाचा चाची ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं और उससे पूछने लगे, बेटी किरण, एक बात बताओ, आजकल तुम सबकी मदद करती हो, ये सब कैसे करती हो तुम? क्या कोई खजाना मिल गया है तुमको? नहीं चाची जी, मैं तो बस ऐसे ही कर देती हूँ। बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, क्या मुझसे भी नहीं बताओगी तुम? घर वालों से क्या बात छुपानी? किरण बहुत भावुक हो जाती है और सारी बात चाचा चाची को बता देती है। ये तो अच्छी बात है, पर एक बार मुझे भी तो दिखाओ वो पेंसिल कैसे जादू करती है। किरण पेंसिल लेकर आती है और उन्हें दिखा देती है।
बेटी, एक बार मुझे दिखाओ कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। किरण एक आम का चित्र बनाती है और कुछ समय बाद वो आम प्रकट हो जाता है। चाचा चाची ये सब देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाते हैं और एकदम से किरण से वो पेंसिल छीन लेते हैं। किरण रोने लगती है और पेंसिल मांगती है, पर चाचा चाची उसको पेंसिल नहीं देते और किरण को थप्पड़ मारते हैं, हंसते हुए। अब इस पेंसिल की मदद से मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। हाँ जी, अब हम सारे सपने पूरे करेंगे और दूसरों को नीचा दिखाएंगे और राज करेंगे। चाचा जल्दी से सोने के सिक्के बनाते हैं, परंतु वो प्रकट नहीं होते। फिर चाची उनसे पेंसिल छीन लेती है और वो कोशिश करती है बनाने की, पर तब भी कोई चीज प्रकट नहीं होती। चाचा सोचते हैं कि शायद परी ने किरण को दिया है, तो सिर्फ वो ही बना सकती है, और उसको धमकी देते हैं कि चित्र बनाओ, वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। किरण डर जाती है और सोचती है अगर उसने चित्र नहीं बनाया तो वो लोग इसको मार देंगे। तो किरण चित्र तो बनाती है, परंतु सोने के सिक्के का नहीं, बल्कि परी का। जैसे ही किरण परी का चित्र बनाती है, परी आ जाती है गुस्से से। तुम लोग कैसे घटिया सोच वाले हो? जिस लड़की ने सारे गांव की मदद की, तुमको अपने माँ बाप जैसा प्यार दिया, तुम लोग उसे ही मारने की धमकी दे रहे थे। हमें माफ कर दो, हम इसकी अच्छाई नहीं देख पाए। ये तो दिल की बहुत सच्ची है, हम ही इसके माँ बाप बनने के लायक नहीं हैं। चाची और चाचा रोने लगते हैं और किरण से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। किरण भी उन्हें माफ कर देती है। परी वो पेंसिल फिर से किरण को दे देती है। किरण, ये तुम्हारी ही पेंसिल है। जैसे तुम पहले सबकी मदद किया करती थी, वैसे ही आगे भी करना। थैंक यू परी जी, मैं इससे सबकी मदद करूंगी। पहले की तरह किरण सबकी मदद करने लग जाती है और उसके चाचा चाची भी उसको अपनी बेटी मानकर बहुत प्यार करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था बांकेलाल, जो हमेशा गरीबों को ठगने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। मालिक, इस साल बारिश ना होने की वजह से फसल ठीक से नहीं हुई है। तो उसमें मेरी क्या गलती है गजोधर? अब बारिश आने के लिए मैं तानसेन की तरह गाना गाने बैठ जाऊं क्या? जी नहीं मालिक, मैं तो कह रहा था कि यदि आप मुझे आपका कर्जा उतारने के लिए एक और साल की मोहलत दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। एक और साल की मोहलत? अरे गजोधर, मुझे नहीं लगता कि अगले बारिश तक तुम जिंदा भी रहोगे, और अगर रह भी गए तो क्या भरोसा कि बारिश होगी। वो तो आपने सही कहा मालिक, लेकिन अरे लेकिन को मारो गोली। अच्छा होगा कि तुम अभी ये खेत मेरे नाम कर दो। देखो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। खेत बेच दूंगा तो घर वाले खाएंगे क्या मालिक? अरे चिंता क्यों करते हो, मैं इसी खेत पर मजदूरी के लिए रख लूंगा तुम्हें। ऐसा लगेगा कि अपने ही खेत पर काम कर रहे हो और 4 पैसे भी मिल जाएंगे। क्या कहते हो? बांकेलाल की बात सुनकर गजोधर सोच में पड़ जाता है और मजबूरी में बांकेलाल को हाँ कह देता है। भगवान देख रहा है गजोधर, गलत बात तो मैंने आज तक कभी नहीं की। इसे कहते हैं फायदे का सौदा। मुफ्त में खेत भी मिल गया और कौड़ियों के मोल मजदूर भी। बांकेलाल को जहाँ पैसा दिखता था, वो वहाँ समय गंवाए बिना पहुँच जाता था और इसी तरह लोगों को ठग ठग कर उसने बहुत सा पैसा और सोना इकट्ठा कर लिया था। उसी गांव में सुशील विलायत से अपने बचपन के दोस्त रमन से मिलने के लिए आता है। रमन, मेरे दोस्त। अरे सुशील, कितने दिनों के बाद आया है तू मेरे दोस्त? पूरे 8 साल बाद लौटा हूँ विलायत से, और जैसे वापिस आया सोचा पहले अपने बचपन के दोस्त को मिलने के लिए आऊँ।
तुझे देखकर बहुत खुशी हुई मेरे भाई। मुझे भी। माफ करना सुशील, बहुत चाहता हूं कि ठीक से तेरी मेहमान नवाजी करूं, लेकिन माँ बापू दोनों खेत पर मजदूरी करने के लिए गए हैं। मैं भी वहीं था। तेरे आने की खबर मिली तो घर चला आया। लेकिन अंकल और आंटी इस उम्र में खेत का काम क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो घर बैठकर आराम करना चाहिए। अब क्या बताऊं यार सुशील। रमन सुशील को बांकेलाल की पूरी कहानी सुनाता है। अच्छा, तो इस बांकेलाल की तानाशाही अब तक बंद नहीं हुई। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन सुशील बाजार में एक जौहरी के पास चला गया और उसने वहां से सोने के काफी टुकड़े खरीदे। उसके दूसरे दिन सुबह सुबह सुशील और रमन बांकेलाल के बंगले के बगल की नदी के पास सोने के टुकड़े और एक छलनी लेकर चले गए। रमन बांकेलाल के आने पर नजर रख रहा था और सुशील ने वो सोने के टुकड़े छलनी में निकाल लिए। सुशील ने नदी से बहुत सी रेत निकालकर उन सोने के टुकड़ों पर डाल दी और अब दोनों बांकेलाल के आने का इंतजार करने लगे। सुशील, तैयार हो जाओ, बांकेलाल आ रहा है। बस तैयार ही हूँ समझो। क्यों रमन, आज सुबह सुबह नदिया किनारे? रमन बांकेलाल को धीरे बोलने के लिए कहकर अपने दोस्त सुशील की तरफ इशारा करता है। बांकेलाल देखता है कि सुशील नदी के पानी से छलनी बाहर निकालता है और उसे हिला हिलाकर रेत पर छांटता है। धीरे धीरे उस रेत के नीचे रखे सोने के टुकड़े चमकने लगते हैं, जिन्हें देखकर बांकेलाल चौंक जाता है। कमाल हो गया सुशील, तूने तो बिल्कुल सही कहा था। अरे भाई, क्या कहा था? मुझे भी तो बताओ। बांकेलाल के ऐसे पूछते ही सुशील रमन को कुछ न बताने का इशारा करता है। अरे चिंता मत करो सुशील, ये बांकेलाल जी हैं, ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बांकेलाल जी, बात ऐसी है कि मेरा दोस्त सुशील विलायत से आया है और विलायत में उसने सोने और हीरे जवाहरातों की खेती कैसे करते हैं इसका 5 साल तक अभ्यास किया है। और देखिए, उसने कुछ दिन पहले सिर्फ एक टुकड़े को बोया था और आज उसकी 6 गुना फसल आई है। क्या सच में? हाँ, लेकिन सोने की खेती हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए पूरा अभ्यास और अनुभव की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए किस नदी के बगल की मिट्टी सही होगी, खाद कौन सी चाहिए, ये हर कोई नहीं बता सकता। सब सही होता है तभी 6 महीने बाद जमीन के अंदर उगने वाली इस फसल से 6 गुना फायदा होता है। और इसीलिए खुद सारंगपुर के राजा ने मुझे उनके पूरे सोने की खेती का काम दिया है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा बांकेलाल। इस मौके को हाथ से जाने ना दे। अरे देखो सुशील बेटा, तुम उस राजा की खेती करने से पहले अपने दोस्त की थोड़ी मदद कर दो। मतलब? देखो बेटा, तुम्हारे दोस्त का खेत मेरे पास है। अगर तुम मेरे लिए ये सोने की खेती करो तो मैं तुम्हारे दोस्त का खेत अभी के अभी आज़ाद कर दूंगा और सोने की फसल आने के बाद उसमें से 10 गुना सोना भी तुम अपने लिए लेके जा सकते हो। सच में? भगवान देख रहा है बेटा, गलत बात तो मैंने आज तक कभी की ही नहीं। तो फिर ठीक है, लेकिन बांकेलाल जी, मैं ये पूरी खेती अकेले करना चाहता हूँ, ताकि ये खेती कैसे करते हैं ये बात राज ही रहे। जैसा तुम कहो बेटा। और एक बात बांकेलाल जी, मैं ये खेती आपके लिए सिर्फ एक ही बार करूंगा। जैसा तुम कहो बेटा। लालची बांकेलाल सुशील के चक्कर में आ गया। पहले तो उसने रमन को उसके खेत के कागज वापस दे दिए, फिर उसने अपना सारा सोना सुशील के हवाले कर दिया। सुशील ने नदी के बगल की जमीन जोतनी शुरू कर दी और उसके बीच उसने सोने के टुकड़े बिरोंकर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब वो रोज सुबह जाकर उस पर खाद डालता था और रात को चुपचाप आकर एक एक जगह से सोने के टुकड़े निकालकर पोटली में भर लेता। सुबह वही टुकड़े रमन जरूरतमंद लोगों में बांट देता, जिससे बारिश न होने के बावजूद भी गांव के सारे लोग सुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ बांकेलाल दिन गिन रहा था।
आखिरकार 6 महीने बीत गए। अरे वाह बांकीलाल जी, आप तो एकदम सही वक्त पर आ गए। लेकिन आप ऐसे ही क्यों आए हैं? अरे 4-5 ट्रक का इंतजाम कीजिए। अब इतना सारा सोना क्या आप हाथ में लेकर जाएंगे? सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना 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 सोना। इसके बाद सुशील जमीन में हाथ डालकर बाहर निकालता है, लेकिन वहाँ से मिट्टी और रेत के सिवा कुछ नहीं निकलता। सुशील दूसरी जगह कोशिश करता है और वहाँ भी वैसा ही होता है। बांकीलाल ये देखकर डर जाता है और वो भी जमीन के अंदर हाथ डालकर कुछ मिल रहा है क्या ये देखने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिरकार मुझे डर था, वही हुआ बांकीलाल जी। वो क्या? इस बार बारिश न होने की वजह से हमारी पूरी फसल सूख गई। सुशील की ये बात सुनकर बांकीलाल सर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। भगवान देख रहा है बांकीलाल जी, अगर मैंने कभी बात गलत बोली हो